नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज हम लोग फिर जो हम लोगों का विवेक क्वेश्चन का सीरीज चल रहे हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों की बहाली का अनाउंसमेंट भी हो चुका है और आज के डेट में भी सीएचओ के बहाली को लेकर भी अपडेट आ चुके हैं। तो फाइनली स्वास्थ्य विभाग की जितने भी बहालियाँ सब का लेकर अपडेट आ चुका है। तो कभी भी आप लोगों की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग अपनी पढ़ाई पर अब फोकस रखें और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाते हैं, जो भी क्लास के एक्सप्लेनेशन नोट्स होते हैं थ्योरी वाले वो भी मिल जाते हैं। डेली आपको 6 से 7 क्लास मिलेंगे और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कि आपका रिजल्ट इस बार हो सके और आप इस बार जॉब ले सके। चाहे एएनएम कर रहे हैं, चाहे एएनएम के थ्रू जाना है, चाहे जीएनएम, चाहे आप ड्रेसर का कैंडिडेट है, चाहे नर्सिंग का है, सीएचओ का है। तो आप सबको जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है उसको आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कल हमने देखे थे लेकिन हमने आपको बताए थे कि अल्ट्रासाउंड के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, तो आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। कल है कि गर्भधारण के दौरान गर्भ की स्थिति के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी लिखा रहेगा क्या, भ्रूण की स्थिति का जांच, क्या रहेगा, भ्रूण की स्थिति का जांच या भ्रूण की जांच के लिए या गर्भ की स्थिति का जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है या सबसे उपयुक्त परीक्षण क्या है, सबसे अच्छा परीक्षण क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या है सबसे अच्छा या जो परीक्षण है जो कि गर्भधारण के दौरान गर्भ स्थिति की जो पता लगाता है कि किस तरीके से गर्भ डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो वो कौन है, अल्ट्रासाउंड। ये सभी मतलब कि परीक्षण ही किया जाता है, इन सबसे टेस्ट करके मतलब सारा कुछ बताया ही जाता है। लेकिन सबसे अच्छा इसके किसका माना जाता है, अल्ट्रासाउंड के बारे में, कि एक्सरे से भी टेस्ट करके पता लगाया जाता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, यूरिन परीक्षण से भी होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या मिला रहता है, एक हार्मोन मिले रहते हैं जो कि ब्लड में और यूरिन में, जिससे कि गर्भ की स्थिति का पता चल पाता है। उसके बारे में हमने एक क्लास में पूरी चर्चा किए थे उस हार्मोन के बारे में, जिसके हमने डिटेल्स में उसका थ्योरी भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में जान लेते हैं क्या कह रहा है। अल्ट्रासाउंड क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ध्वनि तरंग का उपयोग करके क्या किया जाता है, तो आपके बच्चे का छवि बनाया जाता है। मतलब कि एक ध्वनि तरंग बॉडी में जाते हैं, पूरी बॉडी में इंटर करते हैं, जिससे कि मतलब कि उनकी जो टिश्यू के माध्यम से या जिस तरीके से भी होता है उसका टिश्यू का परीक्षण करके क्या होता है कि बच्चे की छवि बन जाती है। मतलब कि उसका शेप दिखने लगता है, किस शेप में कैसे है, और उस शेप से ही, उस छवि से ही पता चल पाता है कि गर्भ कितना बढ़ रहे हैं, किस तरीके से विकसित हो रहा है या क्या रुकावटें आ रही है, वो सारी चीज़ों का पता लग जाता है। जबकि यह गर्भाशय में होता है। यह जानकारी गर्भ अवस्था के दौरान माँ और बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्ती पर नज़र रखने में मदद करती है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर देखते हैं कि बच्चा सही तरीके से पल रहा है या बढ़ रहे हैं, उसकी जांच करते हैं। और बच्चे के साथ साथ माँ के भी स्वास्थ्य की स्थिति कैसे है और उनकी तंदुरुस्ती पर भी ध्यान रखा जाता है, और कोई कमियां रहती है तो उसके लिए मेडिसिन सारा कुछ बताए भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे जो क्रिटिकल जो समस्या आने वाली है, जैसे कि डिलीवरी के समय, प्रसव के समय कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि कुछ ऐसे क्रिटिकली सिचुएशन आ जाते हैं, इन सब से बचा जाता है अल्ट्रासाउंड पहले करवाने से। मतलब कि उसमें सारे कुछ जो भी कुछ गलतियां होने वाले होते हैं या देखते हैं कि मतलब कि गर्भाशय का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा जो होना चाहिए उस रेशियो से नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि सारा प्रोसेस जो भी होता है, मेडिसिन सारा कुछ और जो भी जांच होता है वो सब करवाए जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या है, एक सिर्फ परीक्षण मतलब कि जांच करने के लिए मतलब कि होते हैं। इसके बारे में आप लोग भी अच्छे से जानते थे। और ये सिर्फ
पेट का ही नहीं, गर्भ अवस्था का नहीं, ये मतलब कि किडनी सब का भी जांच कर लेता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। ठीक है, तो अब अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएंगे, ये सबको हम लोग अभी क्वेश्चन में आया नहीं है। गर्भाशय आप लोग जानते हैं क्या होता है। गर्भाशय मतलब कि जिसे गर्भ भी कहा जाता है, महिला शरीर का एक अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे को धारण करने और उसका पोषण करवाता है। गर्भाशय क्या है, मतलब एक शरीर का पार्ट है जो कि महिलाओं में होते हैं और इसमें बच्चे को धारण करने और उसको पोषण प्रदान करने की मतलब कि इसमें क्षमता होती है और इस तरीके से ये अंग का फंक्शन है। तो चलिए हम लोग फिर से वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान क्या कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। मतलब कि कौन सा आहार गर्भ जब धारण होते हैं महिला तो उस समय नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जैसे क्या दिया है, लहसुन। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि इसी पीडीएफ में हम लोगों को देखने को मिले थे कल के क्लास में कि जब शिशु जन्म लेता है, जन्म के समय शिशु को क्या नहीं देना चाहिए भोजन के तौर पे या खाने के लिए। जैसे दूध ऑप्शन में था, शहद था, पानी था, वसा था। तो क्या नहीं दिया जाता था, तो बच्चा जब जन्म लेते थे, जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसको क्या नहीं दिया जाता है, तो वसा नहीं दिया जाता। फैट वाले जो भोज्य पदार्थ रहता है वो नहीं दिया जाता है। जैसे कि जन्म लेता है कोई भी बच्चे तो उसको दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है और वो ज़रूरी भी रहता है इम्यूनिटी के लिए और उनके पोषण तत्व के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रसव के तुरंत बाद माँ का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। पानी भी पिलाया जाता है कुछ समय बाद, शहद भी चटाया जाता है, लेकिन वसा युक्त भोजन जैसे घी हो गया ये सब नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि गर्भ धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, काली मिर्च या टमाटर। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है आंसर। बहुत ही ईजी है। लहसुन तो खाता ही है, ऐसा नहीं है। प्याज भी सब्जी सब में दिया जाता है, टमाटर तो ये सब भी खाया जाता है। इन सब से कोई उतना इफेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो काली मिर्च। काली मिर्च आप लोग जानते हैं ना, ये काली मिर्च हो गया आपका। दिखा देते हैं आपको। ये इस टाइप से होता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे गोला जैसे, और बीच में भी भरा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि बीच में खाली रहता है, बीच में भी ऐसे ऐसे भरा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आपका काली मिर्च होते हैं और जो कि आप लोग जैसे कि सर्दी उर्दी के समय में खाया जाता है। कभी कभी सब्जी में भी मसाला के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन गर्भ धारण के दौरान इसको नहीं खाना चाहिए। ये नहीं खाने का मतलब कि सलाह दी जाती है। तो काली मिर्च आप लोग समझते हैं काला है, और ये नहीं कि मिर्च जैसे रहता है गोला होता है छोटा सा, ये आप लोग जानते भी है। तो वो मतलब कि गर्भ धारण के दौरान नहीं लेना चाहिए ये आहार। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब कि गर्भधारण के दौरान तो आपको बताया जा रहा है कि बहुत बार हम लोग चर्चा किया है कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो मिला सब खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। उसका अलग डाइट रूल है। ये आप लोग जब जॉब में जाइएगा तो कोई भी गर्भस्थ वाले जो महिला आएंगे, जो गर्भधारण वाली महिला आएंगे, तो उसको आपको खाने का जो डाइट है आहार का वो बताया जाता है कि किस तरीके से आपको भोजन ज़्यादा करना है जिससे कि आपके जो भी एक्स्ट्रा पोषण तत्वों की ज़रूरत होंगी वो आपको मिल सके। किस पोषण तत्व को किस मात्रा में लेना है ये सब आपको बताने होंगे। कोई भी गर्भवती महिला आते हैं जब आप लोग जॉब में जाइएगा। और इस पर हम लोग एक क्लास में चर्चा भी किए थे जहाँ पर हम लोगों का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सब क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन जो मिलते हैं आगे पीछे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप लोग क्लास में जुड़ते हैं इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके तो आपको सारी क्लासेस जो छूट भी गया है वो भी मिल जाएंगे। नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ क्लास जो छूटे हैं वो भी मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि
साइकोसोमेटिक, जो साइकोसोमेटिक परिपूर्णता होती है वो किसे कहा जाता है? जैसे कि इसमें दिया है कि समस्याओं की जानकारी, या जीवन धारा की स्थिति, या जन्म से संबंधित, या किसी भी जीव की ताकत। तो ये साइकोसोमेटिक जो परिपूर्णता है वो कहा जाता है किसको? तो जीवन धारा की स्थिति को। जीवन धारा किस तरीके से चल रही है उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो साइकोसोमेटिक परिपूर्णता या परिपूर्णता कहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ धारण के बाद पहले ट्राइमेस्टर, जैसे कि हमने आपको बताए थे कि हम लोग जो 9 महीना का गर्भ धारण होता है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। 3 3 6 3 9 इस तरीके से पुर जाता है। तो वही कह रहा है कि पहले जो ट्राइमेस्टर है, पहली तिमाही है, उनमें कौन सी समस्या होती है? क्या पहले तिमाही में उल्टी आती है, या मूत्र ब्लीडिंग होती है, मूत्रवाहिनी से ब्लीडिंग होती है, यानी कि वजीना के माध्यम से ब्लीडिंग होती है, या पेट दर्द होता है, या हिचकी आती है? तो पहले तिमाही की जो समस्या है, जैसे कि पहले तिमाही में आप कहिएगा सर उल्टी भी आती है, तो उल्टी एक समस्या नहीं हुआ। मतलब कि जैसे गर्भ धारण होते हैं तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के बाद क्या होते हैं, तो उल्टी आती है, तो वो मतलब समस्या नहीं है, वो नेचुरल फेनोमेना है। और वो ऐसा नहीं कि बार बार उल्टी आते ही रहते हैं, मतलब कि आने के बाद ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि समस्या क्या होती है, कि मतलब गर्भ धारण के बाद जो पहले ट्राइमेस्टर होती है उसमें क्या समस्या बनी रहती है? तो उसका जो मूल समस्या है वो क्या होता है? मूत्रवाहिनी से ब्लीडिंग, मतलब कि वजीना के माध्यम से जो ब्लीडिंग होती है वो इनका समस्या रहती है। ये पहले ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है? तो पहले ट्राइमेस्टर में ही मूत्रवाहिनी की ब्लीडिंग, मूत्रवाहिनी मार्ग से ब्लीडिंग होता है, मतलब कि खून का निकलना होता है। तो ये समझिए फर्स्ट आपके ट्राइमेस्टर में क्या कुछ होता है। ट्राइमेस्टर भी हम आपको समझा दिए, ट्राइमेस्टर क्या टर्म है। अगला कह रहा है कि गर्भ धारण के कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाइए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाने से कुछ नहीं होगा। आपको मान के चलिए हम एक दिन में 50 क्वेश्चन ही करवा दिए तो उससे क्या हो जाएगा? आप कितना क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितना समझे रहते हैं। क्योंकि हम लोग जिस रेशियो से चल रहे हैं ना, हमारा एग्ज़ाम आते आते बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेन रहता है कि आप एग्ज़ाम में बना कर कितना आए, वो आपको ध्यान में रहेगा तभी ना बनाइएगा। इसके लिए इसीलिए हम आपको सारे पॉइंट को समझाते हुए चलते हैं। और एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक दिन में 2 क्लास रखें, और उस समय हम लोग तेज़ी और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए रिवीजन भी करेंगे। अभी ज़्यादा नहीं, अभी सीखने पर हम लोग ध्यान देंगे, सब चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। जैसे प्रथम ट्राइमेस्टर सब है वो सब अभी बताते हुए चलेंगे। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो वो सब समझे रहिएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है, मतलब स्टार्टिंग जब सीख रहे हैं लर्निंग स्टेज में समय देना होता है। कम समय में ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा समय में कम चीज़ों को सीखा जाता है, क्योंकि सीख रहे हैं। अगर सीखे ही नहीं रहिएगा, अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो तो गलतियाँ ही होंगी बार बार। इस बात को समझिए। आपका सिलेबस पूरा समाप्त होगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगला है कि गर्भधारण के दौरान गर्भाशय की जो लकीरें को क्या कहा जाता है? मतलब कि गर्भधारण के दौरान जो गर्भाशय में लकीरें होती है उसको क्या कहा जाता है? एमनियो, या फिब्राइड्स, या विलियनक्लेशन, या चौथा ऑप्शन क्या है हम लोगों का? एम्ब्रियोनिक लकीरें। क्या है? एम्ब्रियोनिक होगा, एम्ब्रियोनिक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, लिख लीजिएगा एम्ब्रियोनिक लकीरें। तो मतलब गर्भधारण के दौरान जो गर्भाशय की जो लकीरें होती है, मतलब गर्भाशय में लकीर जैसी संरचना दिखती है, उसको क्या कहा जाता है? तो एमनियो लकीरें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एमनियोनिक लकीरें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भधारण के दौरान क्या है? गर्भधारण के दौरान ज़रूरत के हिसाब से कितनी विटामिन डी की
स्थिति को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब गर्भधारण के दौरान हमने आपको कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक्स्ट्रा मात्रा में सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। विटामिन डी कहिए, कैल्शियम कहिए, आयरन कहिए, न्यूट्रिएंट्स कहिए, प्रोटीन कहिए, सारे चीज़ों की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी में एक बेबी पल रहे होते हैं, उसे भी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए माँ को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा जो कैलोरी, आयरन, सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं। वही कह रहा है कि गर्भधारण के दौरान ज़रूरत के हिसाब से कितनी विटामिन डी की स्थिति को बढ़ावा देना चाहिए। 20 ये यूनिट है मापने का, आयु, इसमें मतलब कि कंफ्यूज मत करिएगा। 2000 आयु, 3000 ये मतलब कि विटामिन डी के यूनिट है मापने का। उसके बाद है क्या 3000, 4000 या 5000, तो कितना का जरूरत पड़ता है, तो 5000 आयु की। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि नवजात शिशु के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ पहले महीने में दिया जाता है। जन्म के समय नहीं, पहले महीने में दिया जाता है खाद्य पदार्थ। दूध जब जन्म रहते हैं उस समय तो खाद्य पदार्थ दिया नहीं जाता, सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। उसको कोलेस्ट्रॉल, माँ के दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है। उस पर भी हम लोग जहाँ पर स्तनपान वाले क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पर बहुत डिटेल्स में जाने थे कि WHO का क्या गाइडलाइंस है स्तनपान को लेकर, दूध में क्या कौन सा मतलब कि उसमें प्रोटीन, विटामिन क्या कुछ रहते हैं उसमें, वो सारे कुछ कौन से हार्मोन रहते हैं, ये सब बताए थे वहाँ पर। पूरी डिटेल्स में हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पर कह रहा है कि नवजात शिशु के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ पहले महीना में दिया जाता है। दूध, या आपका अगला है दलिया, घी या पानी। घी सब तो, पानी सब तो उतना दिया नहीं जाता है। तो पहले महीने तक क्या चलता है, बच्चा को दूध ही चलते हैं। पहले महीना ही नहीं, इसके बाद तक भी चलते रहता है। यदि माँ को ज़्यादा दूध हो रहा है तो वो मतलब कि कंटिन्यूस कितना 6 महीना तक रखता है। बीच बीच में थोड़ा अर्ध आहार देते हैं, लेकिन कंटिन्यूस 6 मंथ तक दूध पिलाया जाता है। ठीक है, और दूध पिलाने की ही प्रक्रिया को स्तनपान कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भधारण के दौरान, क्या कह रहा है, गर्भधारण के दौरान महिला को कितनी सितारियों की आवश्यकता होती है। 1, 2, 3 या 4। तो कितने की जरूरत होती है, तो इसमें गर्भधारण के दौरान 2 सितारियों की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सितारियों की मतलब की आवश्यकता होती है कितने, तो 2। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि गर्भधारण के बाद तीसरे ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख लिए थे हम लोग की क्या समस्या आते थे, और यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे ट्राइमेस्टर में कितने दिनों तक खून का बदलाव बदलता है, मतलब कि खून बदलते रहता है। तो ये मतलब प्रक्रिया कब तक चलते हैं, तो तीसरे ट्राइमेस्टर में 30 से 35 दिन तक। कितने, तो 30 से 35 दिन तक, लगभग 1 महीना प्लस ही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय की लकीर, ये हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भधारण के दौरान ज़रूरत के हिसाब से कितनी विटामिन सी की स्थिति को बढ़ावा देना चाहिए। कह रहा है कि गर्भधारण के दौरान ज़रूरत के हिसाब से कितनी विटामिन सी को बढ़ावा देना चाहिए, या उसको मतलब कि ज़रूरत है उतनी देनी चाहिए। जैसे कि 3 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 90 या 120 मिलीग्राम। तो कितना दिया जाता है, तो 120 मिलीग्राम तक उसके मतलब कि क्या दिया जाता है, तो विटामिन सी मतलब गर्भधारण के दौरान उस ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया जाता है या उतना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु को कौन सा खाद्य पदार्थ पहले दिन नहीं देना चाहिए। तो घी नहीं देना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। दूध चर्चा भी किए थे, दूध, पानी, शहद तो दिया जाता है, लेकिन घी नहीं देना चाहिए। ठीक है, घी मतलब ये वसायुक्त पदार्थ है, ये मतलब कि वो बॉडी में जहाँ जाएगा वो जम सकता है, क्योंकि उस समय पाचन की क्रिया उतना अच्छा होता नहीं है बच्चे का, तो इसलिए दूध नहीं दिया जाता है, सॉरी घी नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि गर्भधारण के दौरान महिला को कितनी सितारियों की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीटेशन हो गया, 2 होता है, अभी देख ही लिए थे। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग में रिपीटेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गर्भधारण के दौरान गर्भ की स्थिति की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन परीक्षण। तो गर्भ धारण के दौरान गर्भ की स्थिति की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा भी किए थे, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भधारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग का और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट CHO के थे, वो लोग CHO के बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली आज के न्यूज़पेपर में CHO के बहाली को लेकर दे दिया गया है कि उसकी बहाली की प्रक्रिया को लेकर नवंबर में नेक्स्ट मंथ प्रोसेस शुरू कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या अभी तक नहीं कर रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट क्लास में जुड़ जाइएगा और अपनी इस बहाली पर फोकस रखिएगा, क्योंकि बहाली और जो वैकेंसी है वो बार बार आते नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को टारगेट करिए और पढ़िए। और इसके बाद आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको यदि हम बात करें तो आप लोगों का ANM, GNM, ड्रेसर, इन सब की बहाली और नर्सिंग का, इन सब का बहाली का अपडेट पहले ही दे दिया गया था। और उसका भी जो अप्रूवल है माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। तो उसके लिए भी आप लोग ज़्यादा मतलब कि चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। बहाली आएंगे ही, आपकी तैयारी बेहतर रहेंगे तभी होंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कंपटीशन में जिसका तैयारी बेहतर रहता है उसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोसोमीटक जो परिपूर्णता है वो किसे कहे जाते हैं। यहाँ पर वो जो क्वेश्चन इससे पहले देखे थे उससे अलग, मतलब अलग तरीके से पूछा है। तो साइकोसोमीटक जो परिपूर्णता है वो रिलेटेड है या किसे कहा जाता है, तो ये जीवन की स्थिति को कहे जाते हैं। किसके, तो जीवन की धारा की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो साइकोसोमीटक परिपूर्णता कहे जाते हैं। तो आज का हम लोग का करेक्ट मतलब कि आज का हम लोगों का जो सेशन था वो हम लोग यहीं पर रखते हैं। और आगे की जो भी क्लासेज है आपको मिलते रहेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी आगे के इन्फॉर्मेशन और जो भी क्लासेज हो वो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग के क्लास होंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक भी होंगे तो स्टार्ट करेंगे।